कान से पानी आना का मतलब होता है कि डिस्चार्जिंग ईयर्स कुछ बच्चों में या पेशेंट्स में क्लियर डिस्चार्ज आता है जैसे पानी की तरह है। कुछ लोगों में पस टाइप आता है। कुछ पेशेंट्स में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। तो पस डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि वो जुकाम के साथ लिंक्ड होता है काफ़ी बच्चों में। वो पेशेंट जो हैं उनको मिडल ईयर इन्फेक्शन होती है मोस्टली, और उनके ड्रम में शायद होल होता है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, बदबू काफ़ी होती है और हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता है। कान मतलब गीला रहता है, ऐसे बहता नहीं है। इनमें कुछ हड्डी में इन्फेक्शन होती है और उस हड्डी में इन्फेक्शन से वो बदबू वाला डिस्चार्ज होता है। अगर डिस्चार्जिंग ईयर्स हैं और आप को लग रहा है कि प्रॉब्लम 2-4 दिन के बाद भी चल रही है, तो डॉक्टर को ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में ईएनटी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे, कई बार कान से पानी बहता है और बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, कई बार बड़ों को भी हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है और इलाज क्या है, ये जानते हैं। वेलकम सर। कान से जी। पानी बहना, का बच्चों को तो अक्सर देखा गया है, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। तो होती क्यों है ये प्रॉब्लम? कान से पानी आना का मतलब होता है कि डिस्चार्जिंग ईयर्स। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पानी। कुछ बच्चों में या पेशेंट्स में क्लियर डिस्चार्ज आता है जैसे पानी की तरह है। कुछ लोगों में पस टाइप आता है। कुछ पेशेंट्स में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे अलग-अलग टाइप्स हैं और इसके कारण भी अलग-अलग हैं। जैसे पानी की तरह डिस्चार्ज आना, ये नॉर्मली हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर में जो स्किन में है, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एक्जिमा, एलर्जी, इवन फंगस। इस तरह की चीज़ें अगर कान में हों, ये जैसे या आपकी एलर्जी हो रही है कान में, आपने स्क्रैच किया, थोड़ी देर में थोड़ा पानी जैसा डिस्चार्ज आएगा। ये प्रॉब्लम जो हैं ये आउटसाइड स्किन में है। इसको ओटाइटिस एक्सटर्ना ही बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि ये आउटसाइड स्किन में है। तो एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है पस डिस्चार्ज। हुँ। तो पस डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि वो जुकाम के साथ लिंक्ड होता है काफ़ी बच्चों में। जैसे कि बच्चों को आप पूछें तो हिस्ट्री होती है कि भई जुकाम लगा हुआ है 2-4 दिन से। तो उनके कान से पानी बहता है और पस आती है, तो पस तो काफ़ी ज़्यादा आती है, मतलब भर जाता है कान। पेरेंट्स को अक्सर साफ़ करना पड़ता है। तो ये एक अलग वैरायटी है। वजह क्या होती है इसकी? वो मैं अभी आगे चल के हुँ, उसको डिस्कस ओके। करते हैं। और तीसरा एक हम जिसको बोलते हैं कि फाउल स्मेल वाला डिस्चार्ज आता है, कि डिस्चार्ज हल्का-फुल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्रोनिक है, मतलब चलता रहता है, पिछले कई महीनों से, साल से डिस्चार्ज है और उसमें स्मेल भी है। तो हुँ, ये 3 कैटेगरी मोटी-मोटी हम अभी बात करते हैं। पहला जो है वो ओटाइटिस एक्सटर्ना, जैसे मैंने कि बोला कि स्किन की प्रॉब्लम्स हुँ, के एक्जिमा, एलर्जी, फंगस, उसकी वजह से होता है। और इसमें जनरली हमने देखा कि पेशेंट को कुछ ना कुछ इसके अलावा भी होता है, जैसे कि खुजली होती है बहुत, पेन है कान में, हाथ लगाने पे भी बच्चा मतलब जंप मारते हैं, पेन करते हैं। और काला-काला कुछ डिस्चार्ज भी, काला-काला कुछ निकलता है कान में। तो ये सारे पेशेंट जो हैं ये फंगस या एलर्जी के से कारण है या कोई ट्रॉमा के कारण है। तो इन पेशेंट्स को हम बेसिकली कुछ लोकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, जैसे क्रीम, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड क्रीम लगानी, ईयर ड्रॉप्स लगाने पड़ते हैं। कई पेशेंट्स में जिसमें पेन ज़्यादा हो जाए उनको हम पैकिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। और ये धीरे-धीरे पेशेंट लोकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम स्किन की है। जो पेशेंट पस वाले होते हैं और वो पेशेंट जो कि जुकाम से साथ ही कान में डिस्चार्ज भी होता है, वो पेशेंट जो हैं उनको मिडल ईयर इन्फेक्शन होती है मोस्टली, और उनके ड्रम में शायद होल होता है और उस होल से डिस्चार्ज अंदर आता है, बाहर निकलता है। और इस पेशेंट्स को कान के ड्रॉप्स या कान में लोकल ट्रीटमेंट करने से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ इनकी इन्फेक्शन डीपर होती है, ड्रम के उस तरफ होती है, ईयर ड्रम के।
तो इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देना पड़ता है, एंटी एलर्जिक देना पड़ता है, ज़ुकाम भी साथ के साथ ठीक करना पड़ता है, और ये भी 4-5 दिन की एडिक्वेट एंटीबायोटिक और मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। राइट। लेकिन इन पेशेंट्स में क्योंकि ड्रम का प्रॉब्लम होता है, तो इनको शायद जितनी बार ज़ुकाम लगे उतनी बार डिस्चार्ज हो सकता है। ये हम पेशेंट्स के अटेंडेंट्स या पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आप इनको ज़ुकाम लगे तो दीजिए, खासकर बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ज़ुकाम लगे तो आप इनको ट्रीट करिए ताकि कान से इन्फेक्शन और डिस्चार्ज ना हो। जो पेशेंट परसिस्टेंट डिस्चार्ज होता है और फाउल स्मेलिंग और थोड़ा-सा डिस्चार्ज होता है, मैं भरा नहीं होता कान। हुँ, जैसे हम पहले वाली कैटेगरी में हमने कहा कि कान इतना डिस्चार्ज होता है कि भर के यहाँ से लीक भी कर रहा होता है, हुँ, इतना डिस्चार्ज है। तो वो जुकाम से लिंक्ड है तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। और ये जो थर्ड वैरायटी जिसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, बदबू काफ़ी होती है और हल्का-फुल्का डिस्चार्ज होता है, कान मतलब गीला रहता है, ऐसे बहता नहीं है। ये पेशेंट मोस्ट लाइकली इनमें क्रोनिक डिजीज़ होती है, इनमें कुछ हड्डी में इन्फेक्शन होती है और उस हड्डी में इन्फेक्शन से वो बदबू वाला डिस्चार्ज होता है, और ये छोटी-मोटी एंटीबायोटिक्स या कुछ करने से ठीक नहीं होता है। इन पेशेंट्स में अगर हम देखें जनरली तो ये पेनलेस डिस्चार्ज होता है, और इनमें डेफनेस भी होती है, और इनमें कोई लिंक जुकाम के साथ शायद नहीं मिलता है आपको, और ये वो पेशेंट हैं जो कि शायद सर्जरी से ठीक किए जा सकते हैं, और इनमें बोन की इन्फेक्शन को रिमूव करना होता है। तो ये 3 बेसिक टाइप के हम डिस्चार्ज आपको हुँ। मैंने बताए, और उनकी ट्रीटमेंट भी मैंने बताई। कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी कान बहना शुरू हो जाता है? जी, काफ़ी पेशेंट्स ट्रॉमा के कारण स्किन में इंजरी हो जाने से डिस्चार्ज होने लगता है। इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, और क्लियर वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, और फिर पेन भी काफ़ी होती है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत। तो इंजरी ख़ासकर उन पेशेंट्स में जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन में एलर्जीज़ वेल नोन हैं, हुँ। उन पेशेंट्स में स्क्रैचिंग से इन्फेक्शन हो जाता है और काफ़ी पेनफुल भी होता है। तो वो ख़ासकर हम बरसात के मौसम में ऐसे पेशेंट्स बहुत देखते हैं, जो कि खुजली करते हैं और खुजली से इंजरी हो जाती है, फिर कान इतने सूज जाते हैं और पेन भी शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट में एंटीबायोटिक भी देना पड़ जाता है, ट्रीटमेंट लोकल क्रीम और वो सब करना पड़ता है। तो ये वो इंजरी वाले पेशेंट्स ये वाले होते हैं। हुँ। अम, कान के बहने पर कब आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि डिस्चार्ज कान का होना एक काफ़ी एब्नॉर्मल सिम्पटम है, और घर में बैठ के इसको शायद ट्रीट नहीं करना चाहिए, ना ही करना पॉसिबल भी है, क्योंकि हुँ, डिस्चार्ज का मतलब होता है कि डिजीज़ कान की कुछ जो बीमारी है कोई? इनिशियल हद हुँ, से आगे चली गई है, तभी डिस्चार्ज होता है। अदरवाइज़ बहुत हल्की सी बीमारी के कारण डिस्चार्ज नहीं होता है। तो मतलब इसलिए कान से अगर पानी निकल रहा है तो इट मीन्स कि कोई डिज़ीज़ प्रॉब्लम है है, डिज़ीज़ अंदर। बढ़ गई है, हाँ, कुछ जो भी डिज़ीज़ तो उसे है वो, अवॉइड नहीं करना है। हाँ, उसको डॉक्टर्स को मिलना ज़रूरी रहता है। अपने घर में वही लहसुन तेल ये सब डालना मेरे ख़्याल से तो हार्मफुल भी हो सकता है। तो डिस्चार्ज की स्टेज में जब पेशेंट आ जाए तो हुँ, डॉक्टर को मिलना ही चाहिए। अगर इसे अवॉइड करते रहते हैं, अगर परवाह नहीं करते और ये बढ़ता जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है कान का देखिए, बहना? इंडिया में ईयर इन्फेक्शन कैपिटल बोला जाता है इंडिया को, बिकॉज़ ओके, यही कारण है सबसे बड़ा। बिकॉज़ ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, गंदगी, इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस, इन सब फैक्टर से जो कान के डिस्चार्ज के पेशेंट्स हैं वो डेफ हो जाते हैं, डेफनेस बढ़ जाती है, ये डिजीज़ेज़ भी बढ़ जाती हैं, परसिस्टेंट हो जाती हैं, क्रोनिक हो जाती हैं। फिर उनमें मेडिसिन से ठीक कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो इसलिए अगर डिस्चार्जिंग ईयर्स हैं और आप को लग रहा है कि प्रॉब्लम 2-4 दिन के बाद भी चल रही है, तो डॉक्टर को ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये सर्जिकली मैनेज करना पड़ सकता है। कुछ प्रिवेंशंस आप बता सकते हैं कान के लिए? प्रिवेंशन में जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंजरी ना करें, जैसे हुँ, बरसात में या जनरली जो एलर्जिक लोग होते हैं उनमें स्क्रैचिंग या ईयर ईचिंग बहुत कान को खुजलाना। खुजलाते हैं। हुँ, मैंने देखा है हम अपने क्लिनिक्स में कि बहुत लोग हिस्ट्री लेके आते हैं कि कान में वो कुछ ना कुछ मारते रहते हैं, जो हाथ में आया हाँ, चाबी आ गई, ये आ गया,
कोई नुकीली चीज़, पेन, वो सब कान में मार-मार के स्क्रैच करते रहते हैं। ये एक आदत काफ़ी ख़राब आदत है और इसी से ये कान की बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। मतलब रप्चर हो जाता है? रप्चर नहीं होता, रप्चर तो डीप होता है, हाँ। लेकिन स्किन में इंजरी, छोटी-छोटी इंजरीज़ जो हो जाती है, आप स्क्रैच तेज़-तेज़, ज़ोर-ज़ोर से कर लेते हैं, उसमें एक्जिमा हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाती है, फिर फंगस भी लग सकता है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी टाइप की इन्फेक्शंस आप उन छोटी-छोटी इंजरी से कर सकते हैं। और अगर ज़ोर से लग जाए या बड़ा डीप आप कोई ऑब्जेक्ट मार लें, तो पर्दा भी फट सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें।